सबसे पहले बात करते हैं यार, बैक ट्रैकिंग है क्या। बैक ट्रैकिंग और रिकर्जन दो अलग चीज़ें नहीं हैं। रिकर्जन, बैक ट्रैकिंग एक ही चीज़ है। लेकिन अगर ये एक ही चीज़ है तो इसके दो अलग नाम क्यों हैं? तो बेसिकली बैक ट्रैकिंग हम अलग से इसलिए बोलते हैं क्योंकि बैक ट्रैकिंग एक तरीके से अलग टाइप ऑफ रिकर्जन है। हम रिकर्जन में जितने भी प्रॉब्लम हमने अब तक करे हैं, हमारे मेल गोल को देखा है हमने, वो सारी चीज़ें कॉल करी हैं जो हमें लगा कि फ़ीज़िबल हमारा आंसर निकाल के देंगी। लेकिन बैक ट्रैकिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं, हम कोई भी एक ऑप्शन को अगर एक्सप्लोर करते हैं और उस ऑप्शन के साथ अगर हम आगे जाते रहते हैं, लेकिन किसी एक पॉइंट पे हमें आंसर अच्छा नहीं मिलता, हमें बेस्ट आंसर नहीं मिलता, तो हम क्या करते हैं, हम वापस आते हैं अपने रिकर्जन कॉल पे और जिस ऑप्शन को लेके हम आगे बढ़े थे उस ऑप्शन को अब ड्रॉप कर देते हैं और किसी और ऑप्शन को टेस्ट करते हैं। हम ये टेस्ट करते हैं कि क्या कुछ और चूज़ करके हमारे पास बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो इस टेक्निक को ही बैक ट्रैकिंग कहते हैं। बैक ट्रैकिंग ज़्यादा थियोरेटिकली समझा कोई नहीं सकता, तो इसको आज हम डायरेक्टली एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देखेंगे और उस प्रॉब्लम में तुम्हें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि तुम कुछ नया सीख रहे हो। कुछ बातें होंगी जो हमने पहले भी डिस्कस करी हैं और आज उसको सीखेंगे डेप्थ में, लेकिन बैक ट्रैकिंग और रिकर्जन बहुत हद तक सिमिलर है। बस बैक ट्रैकिंग में क्या होता है, हम अपने सारे ऑप्शन एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो यार बैक ट्रैकिंग और रिकर्जन, डायरेक्टली ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं कि यार बैक ट्रैकिंग आखिर होती क्या है और इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। इसके ऊपर भी तुम्हें काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे रिकर्जन के ऊपर मैंने बोला था, उस पर भी काफ़ी प्रैक्टिस लगती है, तब जाके रिकर्जन अच्छे से आता है। तो यार बैक ट्रैकिंग के लिए जो मैंने प्रॉब्लम सेलेक्ट करा है वो यूवीए का रिकर्जन एंड बैक ट्रैकिंग वाले पोर्शन में है। सीडी नाम करके इस प्रॉब्लम का है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ऑलरेडी। जिसको भी बैक ट्रैकिंग पहले से आती है वो इस प्रॉब्लम को अभी तुरंत ट्राई कर ले मेरे बताने से पहले, और जिसको नहीं आती और कोई भी आइडिया ना हो या कॉन्फिडेंस ना हो तो वो थोड़ी एक्सप्लेनेशन सुन ले और उसके बाद अगर ट्राई करना चाहे तो वो ट्राई कर सकता है। तो बेसिकली प्रॉब्लम को डिस्क्राइब कर देता हूँ। इस प्रॉब्लम में बेसिकली है क्या कि तुम एक लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो और तुम्हें गाने सुनने हैं। तुम्हारे पास एक एन लेंथ की टेप है, यानी कि उसमें एन मिनट्स ऑफ गाने रिकॉर्ड हो सकते हैं उस टेप के अंदर, और तुम उससे गाने सुनोगे। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि तुम्हारे पास जितने भी गाने रखे हुए थे वो तुम्हारे सीडीज़ में रखे हुए थे, ना कि टेप में। तो तुम्हें क्या करना है, इन सीडीज़ के गानों को रिकॉर्ड करना है इन टेप में। हर एक गाने का कुछ लेंथ होगा सीडी के अंदर, और उस उतनी लेंथ वो उस टेप के अंदर लेगा अगर तुम उस गाने को उस टेप के अंदर रिकॉर्ड करते हो तो तुम्हें ये बताना है कि तुम मैक्सिमम कितने मिनट्स ऑफ सॉन्ग रिकॉर्ड कर सकते हो टेप में, ताकि तुम्हारी जो लेंथ है टेप की वो कम से कम वेस्ट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मान लो तुम्हारे सीडी के अंदर 5 गाने थे, हर एक गाने की लेंथ अलग अलग है, 3 2 1 4 ऐसे करके है हर एक गाने की लेंथ। तो अगर तुम किसी एक पर्टिकुलर गाने को चुनते हो तो उसकी पूरी लेंथ उस टेप में कवर कर लोगे। तो यानी कि एक गाने को हम सिलेक्ट तभी कर सकते हैं जब उसकी पूरी लेंथ उस टेप में कवर हो सकती है। हमने एक को सिलेक्ट करा, दो को सिलेक्ट करा, तीन को सिलेक्ट करा, और तीन को सिलेक्ट करने के बाद हमारी टेप या तो पूरी भर गई या तो हमारी टेप इतनी भर चुकी है कि अब कोई नया गाना नहीं डाल सकते, कुछ थोड़ा लिटिल स्पेस रह गया है। तो तुम्हारे इस प्रॉब्लम में तुम्हारा एम क्या है, बेसिकली उस लिटिल स्पेस जो रह गया तुम्हारा उसको जितना कम से कम हो सके उतना रखो, यानी कि टेप की लेंथ को मैक्सिमाइज यूज़ करना है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम क्लियर कर लेते हैं। जो सैम्पल टेस्ट केस दे रखा है, तो सैम्पल टेस्ट केस कुछ ऐसे हैं कि सबसे पहला जो नंबर होगा तुम्हारा वो होगा लेंथ ऑफ द टेप। तो 5 लेंथ की टेप है तुम्हारी। सेकेंड नंबर होगा वो होगा कि सीडी के अंदर गाने कितने हैं। तो सेकेंड नंबर है हमारे पास 3 गाने हैं। और उसके बाद जो होगा वो होगा लेंथ ऑफ ईच सॉन्ग, यानी कि पहले सॉन्ग की लेंथ है 1, दूसरे सॉन्ग की लेंथ है 3, और तीसरे सॉन्ग की लेंथ है 4। तो अगर टेप 5 लेंथ की है, अगर मैं 1 लेंथ का गाना चुनता हूँ तो उसके बाद मैं 4 लेंथ का गाना चुनूंगा तो 5 के 5 कवर हो जाएगी। तो यानी कि ये मेरा मैक्सिमम यूटिलाइज कर लेगा टेप। लेकिन मैं 1 लेंथ के बाद 3 लेंथ की अगर सेलेक्ट करता हूँ तो 4 लेंथ तो मेरा टेप के अंदर कवर हो गया, लेकिन एक लेंथ मेरा रह जाएगा, यानी कि एक लेंथ मेरी वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि ये 4 लेंथ का सॉन्ग तो आ नहीं सकता और बाकी कोई सॉन्ग बचा नहीं। तो एक लेंथ की मेरी टेप वेस्ट हो जाएगी। तो इसको वेस्ट नहीं करना, मेरे को मैक्सिमाइज
टेप को यूज़ करना है तो मैक्सिमाइज कैसे कर सकता हूँ 1 और 4 को लेके। तो आउटपुट में भी हमें वही डालना है कि हमने कौन कौन से सॉन्ग्स को पिक करा है, यानी कि उन सॉन्ग की लेंथ प्रिंट करानी है और उन सब लेंथ का जो सम है वो कितना है वो प्रिंट करवाना है। तो यानी कि ये हमारा आउटपुट हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करना है हम इस पर डिस्कशन करते हैं अब। सो यहाँ पे हमारे पास यार एक मैंने एग्जांपल लिया छोटा सा कि मान लो n हमारा 10 होता है, यानी कि लेंथ हमारी 10 है और ट्रैक्स जो है हमारे वो हमारा 5 है, 3 है, 8 है, 1 है, 3, 4, 5। तो यानी कि 7 हमारे पास ट्रैक्स हैं। सारे सॉन्ग्स यूनिक हैं हमारे, यानी कि कोई भी सॉन्ग रिपीट नहीं करेगा हमारा। तो हमारे पास यार ऑप्शन क्या होंगे सिलेक्शन के लिए, हमें ये चीज़ देखना पड़ेगा। रिकर्जन भी जब हम करते थे तो हम ये देखते थे कि हम रिकर्जन कब यूज़ करते थे, जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते थे। मैंने बोला था रिकर्जन हम तभी यूज़ करते हैं और ये हिंट भी होता है बहुत सारे प्रॉब्लम्स में। जब तुम किसी एक पर्टिकुलर जगह पे खड़े हो और तुम्हारे पास वहाँ से आगे जाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हो और तुम्हें ये नहीं पता कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन रहेगा, तो हम क्या करते हैं, हम जितने भी ऑप्शंस होते हैं सबको एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं। तो अगर हम 5 लेंथ का सॉन्ग सेलेक्ट करते हैं और 10 लेंथ की मेरी टेप है तो मैं क्या क्या और सॉन्ग सेलेक्ट कर सकता हूँ 5 लेंथ की सेलेक्ट करने के बाद। तो 5 लेंथ की सेलेक्ट करने के बाद मैं 3 को सेलेक्ट कर सकता हूँ। 5 लेंथ की सेलेक्ट करने के बाद मैं इस वाले 3 को सेलेक्ट कर सकता हूँ। 5 लेंथ की सेलेक्ट करने के बाद मैं इस वाले 1 को सेलेक्ट कर सकता हूँ। 5 लेंथ की सेलेक्ट करने के बाद मैं इस वाले 4 को सेलेक्ट कर सकता हूँ, फिर इस वाले 5 को। यानी कि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए 5 लेंथ की बात। तो यार कि ये तो क्लियर हो गया कि यार मेरे को आगे का नहीं पता कि कौन सा बेस्ट पाथ है, लेकिन मेरे को सारे पाथ एक्सप्लोर करने पड़ेंगे कि ये सारे लेंथ मेरे को देखने पड़ेंगे। तो क्या ये प्रॉब्लम मुझे अलाउ करता है कि नहीं करता, ये चीज़ भी हमें चेक करनी होती है। कभी भी तुम कोई एल्गोरिदम डिज़ाइन करते हो किसी भी प्रॉब्लम की, तो यार जो भी तुम्हारे पास थॉट्स आते हैं, कोई भी ब्रूट फोर्स से ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन क्यों ना आए, पहले सोचो ब्रूट फोर्स क्या होगा और तुम्हारा क्या किस डायरेक्शन में तुम्हें अप्रोच करना चाहिए। जब कोई एक तुम्हारे पास लीड आ जाती है या फिर हिंट मिल जाता है कि जैसे यहाँ पे मैंने देखा कि मैं 5 सेलेक्ट करूँगा तो उसके बाद मैं आगे के भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो मैं कहूँगा कि रिकर्जन में कॉल कर सकता हूँ 5 को सेलेक्ट करने के बाद एक बारी 3 पे, एक बारी इस वाली 3 पे, एक बारी इस वाली 4 पे, इस बारी 5 पे। तो यानी कि रिकर्जन में इतने सारे कॉल कर सकता हूँ। लेकिन उसके बाद अगर तुमने कोई एक आइडिया सेलेक्ट कर लिया है तो उसके बाद तुम्हें ये देखना है कि क्या वो प्रॉब्लम के कंस्ट्रेंट तुम्हें वो चीज़ अलाउ करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर वो कंस्ट्रेंट अलाउ नहीं करते हैं तो तुम उस आइडिया को वहीं पे बायकॉट कर दो और कुछ नया सोचो। अगर वो अलाउ करते हैं तो उस आइडिया को और धीरे धीरे मॉडिफाई करो। जैसा कि प्रॉब्लम के कंस्ट्रेंट है कि नंबर ऑफ सीडीज हमारे कभी भी एक्सीड नहीं करेंगे 20 से, और नो ट्रैक इज लॉन्गर देन n मिनट्स, ट्रैक डू नॉट रिपीट, लेंथ ऑफ ईच ट्रैक इज एक्सप्रेस इन एन इंटीजर नंबर एंड n इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो यहाँ पे सबसे बड़ा हिंट है कि सीडी के अंदर सॉन्ग्स कितने होंगे, मैक्सिमम तुम्हारे 20। कभी भी बैक ट्रैकिंग की प्रॉब्लम हो, रिकर्जन में बैक ट्रैकिंग मैंने क्या कहा, जब सारे ऑप्शन हम एक्सप्लोर करते हैं, तो कभी भी तुम्हारे को सारे ऑप्शन एक्सप्लोर करने हों उसकी सबसे बड़ी हिंट क्या होती है कंस्ट्रेंट में, ये 20 नंबर या 10 नंबर या 5 नंबर। जब कंस्ट्रेंट तुम्हारे 10, 5, 20 के अंदर हो तभी तुम बैक ट्रैकिंग कर सकते हो, वरना बैक ट्रैकिंग में हमेशा तुम्हारा टाइम लिमिट एक्सीडेड आ जाएगा। बैक ट्रैकिंग एक तरीके से यार क्या है कि सीक्वेंस जनरेट करने वाला जो हमने प्रॉब्लम देखा था कि अगर एक स्ट्रिंग है उसकी सारी सीक्वेंस जनरेट करनी हो, तो उस तरीका का ही हमारी बैक ट्रैकिंग की भी कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। यानी कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी एक्सपोनेंशियल होती है, लीनियर नहीं होती, ना पॉलिनोमियल होती है। तो एक्सपोनेंशियल के केस में हम हमेशा ज़्यादा बड़े कंस्ट्रेंट में वर्क नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ा हिंट ही बैक ट्रैकिंग के अंदर ये होता है कि हमारे कंस्ट्रेंट काफ़ी छोटे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि हमेशा यही चीज़ हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है, तो इस बात का ख्याल रखना। तो हमने देखा कि यार हम सारे ऑप्शन आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं, सिर्फ 20 ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो 20 ऑप्शंस में एक बारी में हम इस ऑप्शन को लेंगे और एक बारी हम नहीं लेंगे, यानी कि 2 की पावर n यानी कि 2 की पावर 20 जो कि 10 की पावर 8 से छोटा होता है कि ये चीज़ तो हमें अलाउ करती है। अब हमें ये देखना है कि यार हम इस प्रॉब्लम में प्रोसीड कैसे करेंगे। तो इस प्रॉब्लम के अंदर मैंने प्रूनिंग की स्टेटमेंट दोबारा तुम्हें बताई है। जब मैंने रिकर्जन स्टार्ट करी थी तब भी मैंने प्रूनिंग का जिक्र करा था कि एक कंडीशनल स्टेटमेंट अपने रिकर्जन फंक्शन में बनाना या फिर एक कंडीशनल लॉजिक बनाना, ताकि कौन सा पार्ट हमारे रिकर्जन के लिए एसेंशियल है और कौन सा नहीं है उसको हम सेग्रीगेट कर पाएँ। हम ऐसा ना हो कि अपना टाइम इन्वेस्ट ऐसे पार्ट में कर रहे हैं जो हमारे
आंसर को फाइंड करने में हेल्प नहीं करेगा बाद में। तो उस मेथड को प्रूनिंग कहते हैं। आज इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए हम ये सीखेंगे कि प्रूनिंग कैसे करी जाती है और प्रूनिंग मतलब बेसिकली क्या मतलब होता है प्रूनिंग का। तो अगर मैं ऊपर वाले एग्जांपल को लूँ और इस प्रॉब्लम के और डेप्थ में जाऊँ कि इसको बैक ट्रैकिंग की यूज़ मेरे को क्यों करनी पड़ी और बैक ट्रैकिंग बेसिकली होता क्या, इस एग्जांपल से समझे हम। तो मैंने कहा कि अगर मैंने एक 5 को सिलेक्ट कर लिया, फिर मैं कहता हूँ यार अगला नंबर 3 है, n की लेंथ मेरी 10 थी, तो इस 3 को भी मैं आराम से ले सकता हूँ। तो मैंने कहा हाँ ले सकता हूँ, तो मैं 3 को ले लेता हूँ। 5 3 मेरा 8 हो गया। अब 8 मेरा हो चुका है, तो इस 3 को लेने के बाद मेरे पास ऑप्शन अब क्या बच जाता है, सिर्फ 1 का ऑप्शन बच जाता है। तो 1 अगर मैं लेता हूँ तो मेरी टोटल लेंथ टेप की 9 कवर होती है, जबकि मेरी टोटल लेंथ टेप की क्या थी, 10 थी। तो क्या ये मेरा बेस्ट सॉल्यूशन हुआ? क्या मेरे पास कोई और ऑप्शन था इसके अलावा? तो मैंने कहा यार ऑप्शंस मेरे पास थे। कैसे थे? अगर मैं इस 1 को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो 9 हो जाता है। इसके बाद मैंने देखा कि मेरे पास कुछ भी नहीं बचा लेने के लिए, तो मैं वापस जाता हूँ जहाँ से मैंने ये 1 को कॉल करा था। मैंने ये वाला आंसर अपना स्टोर कर लिया है कि मैक्सिमम 9 लेंथ मैं इस ऑप्शन से एक्सप्लोर कर सकता हूँ। यानी कि अब तक मैंने मैक्सिमम कितनी लेंथ एक्सप्लोर कर ली है, 9 लेंथ एक्सप्लोर कर ली है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं कोई और ऑप्शन देखूँ, तो कोई और ऑप्शन देखने के लिए मेरे को ये वाला ऑप्शन लीव करना पड़ेगा। इस वाले ऑप्शन को लीव करने का क्या तरीका है, मैं रिकर्जन की कॉल में वापस जाऊँ। तो वापस मैं जाता हूँ तो यहाँ पे 3 था। अब 3 के बाद मैंने देखा कि क्या 1 को छोड़ के कोई और ऑप्शन था, मैंने कहा नहीं मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तो यानी कि इस ऑप्शन को लेते हुए भी मेरी लेंथ क्या रह जाएगी, 9 रह जाएगी। तो क्या मैं इस लेंथ को और एक्सटेंड कर सकता हूँ, मैंने कहा हाँ और एक्सटेंड कर सकता हूँ। मैं दोबारा से पीछे जाता हूँ जहाँ से 3 कॉल हुआ था। तो 5 की जगह पे मैं गया। तो 5 की जगह पे जाने के बाद मैंने कहा यार अब मैंने 3 तो ले लिया था, 3 से मेरे को मैक्सिमम लेंथ मिल गई, तो मैं इसको दोबारा एक्सप्लोर नहीं करूँगा। 5 से कहीं और जाके क्या पता मैं मैक्सिमम लेंथ एक्सप्लोर कर लूँ। तो 5 से मैंने इस 3 को अब इग्नोर कर दिया, क्योंकि इस पर मैं ऑलरेडी बैक ट्रैकिंग कर चुका था। मैं अब आगे बढ़ा, आगे इस 1 को मैं ले सकता हूँ। इस 1 को मैंने लिया तो मेरी लेंथ 6 कवर हो गई। इस 1 को लेने के बाद मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है, एक मैंने 3 को ले सकता हूँ, तो फिर मेरी 9 लेंथ कवर हो गई। 3 को लेने के बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, मैं वापस गया। 1 के बाद मैं दोबारा 4 पे जा सकता हूँ। मैंने 4 पे जैसे ही गया मेरी लेंथ इंक्रीज हो गई, मेरे को 10 लेंथ की 10 लेंथ कवर हो गई पूरी। तो यानी कि देख रहे हो कि हम वापस जाते हैं, जिस ऑप्शन को हमने कंसीडर कर लिया उसको छोड़ के हम दोबारा से सर्च करते हैं क्या कोई और ऑप्शन है हमारे पास अवेलेबल, जिसको लेके मेरा आंसर और बढ़िया हो सकता है। तो इस टेक्निक को वापस जाके दूसरे ऑप्शन सर्च करके और जो फिजिबल उन सारे बेस्ट ऑप्शन में से मेरे को मिलेगा उसको अपने आंसर बनाना इज कॉल्ड बैक ट्रैकिंग। तो इस प्रॉब्लम में हमें यही काम करना था कि हमें सारे ऑप्शन एक एक करके एक्सप्लोर करने थे। हमने एक बारी 5 से स्टार्टिंग करी है। ये भी होगा कि हमने जब यार 5 से सारे ऑप्शन एक्सप्लोर कर लिए कि 5 को लेते हुए मेरे क्या क्या आंसर आए, अब मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मतलब मेरे को नहीं पता कि ये मेरे बेस्ट आंसर हैं कि नहीं है। क्या पता मैं 3 से अगर स्टार्ट करता तो मेरे को और भी ज़्यादा बेस्ट आंसर मिल जाता। तो उस केस में जैसा हमने 5 के लिए करा कि जब हमने सारे कॉल कर दिए, हम जब दोबारा वापस 5 पे गए तो हमने क्या कहा कि हम अब इस वाले ऑप्शन को लीव कर देंगे, यानी कि इसको कंसीडर नहीं करके इसको स्किप करके हम आगे जाएंगे 3। अब 3 से वही सारे काम दोबारा से रिपीट करेंगे। ऐसे करते करते हम हर एक नंबर को एक्सप्लोर करेंगे और उससे होने वाले जितने भी सीक्वेंस बनेंगे उन सबको एक्सप्लोर करेंगे रिकर्जन से। तो इस पूरे मेथड को हम बैक ट्रैकिंग कहते हैं। अगर ये अच्छे से अभी क्लियर नहीं हुआ तो यार घबराने वाली कोई बात नहीं है। अभी जब हम इसका कोडिंग पार्ट देखेंगे तो मैं पूरा बहुत डिटेल में समझाऊंगा इसके कोडिंग पार्ट में क्या क्या गलती कर सकते हो तुम लोग और क्या क्या चीज़ें हमें सोचनी थी इसकी कोडिंग करते हुए। कोडिंग पार्ट करते करते हुए तुम्हें बैक ट्रैकिंग का आइडिया लगेगा और एटलीस्ट तुम थोड़ा पेशेंस के साथ 2-3 वीडियो और देखो। अगली वीडियो में मैं 3 तरह की क्वीन प्रॉब्लम करवाने वाला हूँ। एन क्वीन प्रॉब्लम बहुत फेमस प्रॉब्लम है बैक ट्रैकिंग की, लेकिन मैं 2-3 तरह की क्वीन प्रॉब्लम करवाने वाला हूँ ताकि तुम किसी एक के यूज टू ना हो जाओ और तुम बेसिकली बैक ट्रैकिंग का लॉजिक समझो, ना कि प्रॉब्लम्स को याद करो बैक ट्रैकिंग के। सो यार इसके कोडिंग पार्ट को आप समझते हैं कि उसमें हम ये चीज़ कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे और उसमें प्रूनिंग का क्या पार्ट आता है। सो सबसे पहले मैं अपने वेरिएबल्स बता देता हूँ। इस प्रॉब्लम के अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स का यूज़ करा है मैंने, तो इसलिए उनको बता देना कि उनका यूज़ क्या है ताकि तुम्हें काम में कोई दिक्कत ना आए।
मैंने मोस्ट ऑफ द सारे वेरिएबल जितने भी हैं वो ग्लोबल बनाए हैं, क्योंकि रिकर्जन में मैं काम कर रहा हूँ तो फंक्शन के अंदर मेरे को ये सारे यूज़ करने पड़ेंगे और मैं ज़्यादा चीज़ें फंक्शन में पास करना नहीं चाहता, तो इसलिए मैंने सारी चीज़ें ग्लोबल बनाई हैं। ग्लोबल कभी भी बनाओ तो हमेशा खास ख्याल रखना कि तुमने उसको कैसे इनिशलाइज़ कराया, उसको सही से इनिशलाइज़ कराया कि नहीं कराया, वरना दिक्कत हो सकती है। तो एन मेरा टेप की लेंथ हो गई, नम मेरा हो गया कि नंबर ऑफ़ सीडीज़ कितनी है हमारी, सम मेरा हो गया कि जो भी मैं सम बनाऊंगा, मतलब सी डी एक ले लिया, सी डी दो ले लिया, तो इन दोनों के लेंथ को ऐड करते हुए जो सम मेरा बनेगा वो मैं इस सम वेरिएबल में स्टोर करवाऊंगा। मैंने एक वेक्टर बनाया है, यानी कि एरे बनाया है ट्रैक्स का, जिसमें मैं सारे लेंथ ऑफ सीरीज स्टोर करूंगा। एक करंट बनाया है जिसमें मैं आंसर के अंदर कौन कौन से सीरीज का लेंथ ले रहा हूँ वो चीज़ स्टोर करूंगा। एक मेन मैंने आंसर वेक्टर बनाया है ऑफ टाइप वेक्टर ऑफ वेक्टर, यानी कि ये वाला आंसर वेक्टर मेरा क्या स्टोर करेगा, ये करंट वाले, यानी कि मेरे जितने पॉसिबल आंसर होंगे, जैसे मैंने बताया था 5 के बाद 3 लूँगा, 3 के बाद 1 लूँगा, तो ये 3 लेंथ मेरी करंट में स्टोर होगी और ये मेरा एक आंसर में स्टोर हो जाएगा कि यानी कि मेरा एक आंसर क्या हुआ, ये 3 लेंथ से हुआ। दूसरा आंसर मेरा क्या होगा, 5 लूँगा, 1 लूँगा, 4 लूँगा, तो वो भी मेरा एक बैक ट्रैकिंग में करंट के अंदर स्टोर होगा और वो भी मेरा आंसर के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो ऐसे करके मैंने ये एक आंसर वेरिएबल इस काम के लिए बनाया है। विजिबल मैंने इसलिए बनाया है, एक बूल वेक्टर बनाया कि कौन से पोजीशन का मैंने सी डी ले लिया है ऑलरेडी, यानी कि 5 लेंथ यानी कि वो फर्स्ट पोजीशन पे सी डी थी, अगर मैंने उसको ऑलरेडी ले लिया है तो मैं कहीं और फ्यूचर में उसको नहीं ले सकता, तो उसको मार्क करने के लिए मैंने एक बूल वेक्टर बनवाया है। मैप की हम बाद में बात करेंगे कि इसको ज़रूरत क्यों पड़ी, एक पोजीशन की भी हम बाद में बात करेंगे इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। मेनली हम देखेंगे कि कैसे हम इसको स्क्रैच से बिल्ड करते हैं, जिसको अगर बैक ट्रैकिंग नहीं भी आती वो भी अच्छे से ताकि समझ जाए इस प्रॉब्लम को। तो सबसे पहले हमने इनपुट ले लिया n, कि जब तक हमारे को n मिलता रहेगा तब तक हम इसको चलाते जाएंगे, यानी कि टेस्ट केसेस वाली प्रॉब्लम है, तो इसके अंदर ग्लोबल वेरिएबल का और ज़्यादा खास ख्याल रखना। जितने भी ग्लोबल वेरिएबल तुमने बनाया, वेक्टर मैंने ट्रैक बनाया था, इसको रीसाइज कर दिया नम के हिसाब से, जितने मेरे सीरीज़ होंगे उतने मेरा ट्रैक का साइज़ होगा। बाकी सारे मैंने इन सबको रीसाइज और क्लियर कर दिया है ताकि पुराने टेस्ट केस की वैल्यूज़ मेरी ना बची रहे। ट्रैक्स मैंने इनपुट ले लिया और सम को मैंने ज़ीरो कर लिया, पोजीशन को ज़ीरो कर लिया और बैक ट्रैकिंग में ज़ीरो पास कर दिया। इस ज़ीरो का सिग्निफिकेंस क्या है कि मेरा सम अभी ज़ीरो है, यानी कि मैंने एक भी एलिमेंट अभी नहीं लिया है। तो ये बैक ट्रैकिंग का सिंपल सा फंक्शन है। बैक ट्रैकिंग ना समझ के इसको सिंपल रिकर्सिव फंक्शन समझो। इसमें मैंने सम पास करा है। मैंने क्या कहा, अगर मेरे को ये सिंपल रिकर्जन मेरे को करनी होती, मैं तुम्हें बोलता कि इस वाले ऑप्शन को एक बार ही लेना है और इस वाले ऑप्शन को एक बार ही नहीं लेना है। तो हमने क्या करा, आई ज़ीरो से आई लेस देन नम, यानी कि सी डी की लेंथ जितनी होगी, अगर मेरा विज ऑफ आई पॉजिटिव है, यानी कि बूल वैल्यू ट्रू है, यानी कि ये एलिमेंट मैं ले चुका हूँ, तो कंटिन्यू करूँगा और फिर मैं ये देखूँगा अगर मेरे किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू नहीं है तो यानी कि क्या वो ट्रैक की लेंथ हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। तो अब तक का जो हमारा सम था प्लस वो ट्रैक की लेंथ, अगर टेप की लेंथ के इक्वल या फिर छोटी हुई तब तो हम ले सकते हैं। अगर हम उसको ले सकते हैं तो करंट वेक्टर के अंदर मैंने उसको पुश बैक कर दिया ट्रैक ऑफ आई, और विजी में उसको ट्रू कर दिया, और बैक ट्रैकिंग के अंदर मैंने क्या कॉल कर दिया, सम प्लस ट्रैक ऑफ आई, के इसको हम लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो यार यहाँ तक के रिकर्सिव फंक्शन से तो हमने ये चीज़ सीखी कि हमने इम्प्लीमेंट करा कि अगर हम इस एलिमेंट को ले सकते हैं तो हम इसको लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन हमें अगर ये करना हो कि हमने इसको ले लिया, हम आगे बढ़ गए, अब हम दूसरा ऑप्शन एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें इसको छोड़ना होगा। तो वो काम कैसे करते हैं, वही मेन बैक ट्रैकिंग की एल्गोरिदम है। कुछ चेंजेस कर दिए मैंने प्रोग्राम के अंदर। अब मैंने क्या कहा कि मैंने ये इस ट्रैक ऑफ आई को ले लिया था और मैं आगे बढ़ गया था, मैंने बैक ट्रैकिंग कॉल कर दी थी। उसके बाद जब ये बैक ट्रैकिंग कॉल करते करते हम आगे जाएंगे, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि अब हम आगे और कॉल नहीं कर सकते, यानी कि फंक्शन अब हमारा रुक गया। तो उस टाइम मैं आंसर को स्टोर करूंगा और मैं वापस से जहाँ से ये कॉल हुआ था वहाँ जाऊँगा। तो मैंने कहा था बैक ट्रैकिंग में जैसे ही हम वापस जाते हैं तो हम फिर ये चीज़ कंसीडर करते हैं कि अब ये वाला ऑप्शन हमने एक्सप्लोर कर लिया है तो इस पर हम नहीं जाएंगे, हम कोई और ऑप्शन ढूंढेंगे। तो अगर हम ये चीज़ कंसीडर कर रहे हैं कि इस वाले ऑप्शन पे अब हम नहीं जाएंगे, इस ट्रैक ऑफ आई पे हम नहीं जाएंगे, इसको छोड़ के हम कोई और चीज़ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो हमने क्या करा, दोबारा
विज ऑफ आई को फॉल्स कर दिया कि अब ये एलिमेंट हमने नहीं लिया। करंट से भी मैंने इसको इरेज कर दिया, यानी कि करंट के अंदर जो लास्ट एलिमेंट था ये ट्रैक ऑफ आई, इसको मैंने इरेज कर दिया, यानी कि ये अब हमारे आंसर का पार्ट नहीं है। तो अगर ये अब मेरे आंसर का पार्ट नहीं है तो इसको छोड़ के अब जब हम फॉर लूप में आगे बढ़ेंगे तो कोई और एलिमेंट अगर हमारे आंसर का पार्ट बन सकेगा तो हम उसको लेके बैक ट्रैकिंग कॉल कर देंगे। यानी कि बैक ट्रैकिंग में एक ऑप्शन को लीव कैसे करते हैं, बैक ट्रैकिंग कॉल करके हमने उस ऑप्शन को पूरा एक्सप्लोर कर दिया और उसके बाद दोबारा से सारी चीज़ें ऐसे रीसेट कर दी कि कभी हमने उस ऑप्शन को कंसीडर ही नहीं करा था। और अब बात करते हैं कि यार हमने उसको कंसीडर ही नहीं करा था, लेकिन मैंने एक फॉर लूप के अंदर भी चेंज करा है, ये आई डी एक्स एक नया वेरिएबल डाल दिया है और बैक ट्रैकिंग के अंदर भी i+1 डाला है, यानी कि करंट i का अगला वाला एलिमेंट, और इस फंक्शन के अंदर भी ये पास करा है। ये चीज़ मैंने क्या करी है, ये चीज़ मैंने ये करी है कि मान लो मैं कहता हूँ मैंने 5 ले लिया, मैंने 3 ले लिया, अब मैं यहाँ पे 3 पे खड़ा हूँ, तो जो नेक्स्ट में लेने वाला हूँ क्या वो 3 से पहले मुझे कभी मिलेगा? मेरा आंसर होगा नहीं। मेरे को 3 से पहले वाले जितने लेने थे वो तो मैं ऑलरेडी कंसीडर करते हुए 3 पे आया हूँ। अब आगे के जो मेरे को लेने हैं वो 3 से हमेशा मेरे को आगे ही मिलेंगे। अगर मैं पीछे सर्च करता हूँ तो उसका कोई फ़ायदा मेरे को नहीं होने वाला। तो इस चीज़ का अगर मेरे को पता है कि मेरे को उसका फ़ायदा नहीं होने वाला, तो इट्स बेटर कि जब भी मैं अपना नेक्स्ट बैक ट्रैक का फंक्शन स्टार्ट करूँ तो मैंने पिछला कॉल जहाँ से करा था उसके नेक्स्ट एलिमेंट से ही मेरा फॉर लूप को स्टार्ट करूँ। ज़ीरो से फॉर लूप को स्टार्ट करने का मेरा कोई मतलब नहीं बनता। तो इसलिए मैंने एक प्रूनिंग का कंडीशन यहाँ पे, प्रूनिंग कंडीशन के लिए यही डाला है कि हमने बैक ट्रैकिंग कॉल करी i+1 के साथ और हमेशा ये इंडेक्स के वेरिएबल के तौर पे यहाँ पे इनपुट हुई है फंक्शन के अंदर, और हमारा फॉर लूप हमेशा इसी वेरिएबल से स्टार्ट होगा। तुमने ये चीज़ काफ़ी सारे प्रोग्राम्स में करी होगी जाने अनजाने जैसे भी। इस टेक्निक को बेसिकली प्रूनिंग कहते हैं, यानी कि जिस चीज़ से हमें फ़ायदा ना हो उसको हमने सेग्रीगेट कर दिया। यहाँ पे इतनी सारी सर्च स्पेस हमने रिड्यूस कर दी है, ये तुम्हें पता नहीं लग रहा होगा। एक छोटा सा एग्जांपल लिया है हमने इतने से एरे का, इसलिए तुम्हें इसकी इंपॉर्टेंस पता नहीं चल रही है। लेकिन सोचो अगर 10⁵ साइज़ का हमारा एरे है और हम सेकेंड लास्ट एलिमेंट पे अगर खड़े हुए हैं एक टाइम पे, हम दोबारा से लास्ट एलिमेंट के लिए दोबारा से पूरा एरे सर्च कर रहे हैं और इतनी बार कर रहे हैं, उससे अच्छा सिर्फ लास्ट में हम 2 एलिमेंट सर्च कर रहे हैं, तो कितना ज़्यादा हमारा सर्च स्पेस कम हो जाता है छोटे से कंडीशन से। तो इसका हमेशा ध्यान रखना है तुम्हें कि कोई भी ऐसी चीज़ प्रोग्राम के अंदर तुम्हारे रिकर्सिव फंक्शन के अंदर कोई यूज़ नहीं हो रही हो कहीं की, तो कोई कंडीशन डाल के उसको सेग्रीगेट कैसे करना है ये चीज़ तुम्हें अच्छे से पता होनी चाहिए। तो इस टेक्निक को हम बेसिकली प्रूनिंग कहते हैं। बैक ट्रैकिंग का मैंने तुम्हें बता दिया कि कैसे हमने इरेज करा। अब मेन बात आती है कि यार आंसर कैसे स्टोर करना है, हमें ये भी तो स्टोर करना है कि आंसर कैसे डालना है। हम क्या कर सकते थे, जैसे ये फॉर लूप खत्म होगा, फॉर लूप खत्म होने का मतलब क्या है, जिस पर्टिकुलर ऑप्शन को हम एक्सप्लोर कर रहे थे, अब उस ऑप्शन को लेते हुए कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका सम प्लस ट्रैक ऑफ आई लेस देन इक्वल्स टू n हो, या फिर हम ऑलरेडी सारे सीडीज ले चुके हैं, यानी कि पूरा आंसर हम बिल्ड कर चुके हैं, यानी कि ये जो करंट वाला हमारा वेक्टर है ये पूरा फिल हो चुका है। तो इसको अब हमें क्या करना है, स्टोर करना है। और जितने भी हम ये करंट स्टोर करेंगे उन सब में से जिस भी करंट वेक्टर के जितने भी एलिमेंट का सम मैक्सिमम होगा वो मेरा आंसर होगा। तो इसको मैं कैसे स्टोर कर सकता था, इस आंसर वेरिएबल के अंदर डायरेक्टली मैं इसके बाद डाल सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं करा। ऐसा मैंने इसलिए नहीं करा क्योंकि यार इसमें मैंने अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हद तक बचा ली है। अब क्यों बचा ली है, क्योंकि प्रॉब्लम के अंदर मुझे ये बोला था मेरे को टेप का मैक्सिमम नंबर ऑफ यूज़ करना है, यानी कि मान लो अगर मैं 9 लेंथ यूज़ करता हूँ तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कौन से लेंथ की सीडी लेके 9 लेंथ यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को बस 9 लेंथ यूज़ कर रहा हूँ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आंसर कब स्टोर करा है, मैंने आंसर तब स्टोर करा है जब एक मैंने मैप बनाया था और मैप के अंदर मैंने सम्स डाले थे। ये जो सम मैं बनाता जा रहा हूँ हर एक केस के अंदर कि इतने लेंथ मेरा कवर हो चुका है, अगर ये सम मेरा मैप के अंदर पहले नहीं था, यानी कि 9 लेंथ मैंने पहले कभी कवर नहीं करा, तो इस हिसाब से मेरे लिए एक नया आंसर है। तो उस केस में मैंने m ऑफ सम में पॉस वैल्यू डाल दी है और आंसर डॉट पुशबैक करंट कर दिया, यानी कि आंसर के अंदर ये वाला जो करंट वेक्टर है वो पुशबैक कर दिया है और पॉस प्लस प्लस कर दिया है। पॉस मैंने मैप में इसलिए डाला है
ताकि बाद में जब मैं देखना चाहूँ कि यार मेरा इस सम के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा वेक्टर है, तो उसकी पोजीशन क्या होगी आंसर के वेक्टर एरे में, तो वो मेरे को मैप का सेकेंड एलिमेंट यानी कि पॉज बता देगा आराम से। तो इसलिए मैंने पॉज का यूज़ करा है। अब यहाँ पे मैंने मैप का यूज़ करा है, तो क्या होगा इससे मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस कैसे हुई। तो मान लो यार अगर मैं 9 सम की बात करूँ तो 9 सम कैसे कैसे हो सकते हैं, 1 8 2 7 6 3 4 5। तुम देख रहे हो बहुत सारे कॉम्बिनेशन है 9 बनाने के लिए। अगर मैं ये चीज़ नहीं डालता तो मैं सारे करंट वाले वेक्टर को जितने भी मेरे 9 बनाते उन सबको मैं आंसर में पुशबैक करता रहता, और इसका साइज़ मेरा बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता था। प्रॉब्लम को हम छोटे लेवल पे देखते हैं तो ये चीज़ें हमारे को ज़्यादा मायने नहीं रखती हैं, बट अगर तुम प्रॉब्लम को बड़े स्कोप पे देखो, इवन अगर CD का तुम्हारा लेंथ 20 भी हुआ तब भी एक पर्टिकुलर सम के लिए हम बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, लेकिन हमारे को उसके आंसर को सारे को स्टोर करना ज़रूरी नहीं है। तो स्मार्ट यही है कि हमने अगर एक नया सम ढूंढा है तभी हम उसके आंसर को स्टोर करें। पुरानों के लिए मेरे को ज़रूरत की बात नहीं है कि मेरे को उसको स्टोर करना है कि नहीं करना है। तो इसलिए बेसिकली मैंने इस सम का यूज़ करा है। एक बार हम फाइनल गो थ्रू कर लेते हैं कि इस प्रोग्राम के अंदर हमने करा क्या और हमने चीज़ें क्या क्या सीखी हैं। हमने सारे इनपुट लिए, सब कुछ क्लियर करके रीसेट कर दिया, ट्रैक इनपुट लिया, सम 0 कर दिया, पोजीशन 0 कर दिया, यानी कि आंसर वेक्टर के अंदर अब हमारा कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। हमने बैक ट्रैकिंग कॉल करी 0 0 से, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट से हमने स्टार्ट करेंगे हम देखना कि इसको लेना है कि नहीं लेना है, और सम भी हमारा 0 है। उसके बाद हमारा बैक ट्रैकिंग ये फंक्शन के अंदर आए, इंडेक्स हमारा अभी स्टार्टिंग में 0 होगा, आई हमारा 0 से CD की लेंथ यानी कि जितने भी ट्रैक्स होंगे जिस वो नम तक रन करेगा। अगर मेरा किसी भी ट्रैक को हमने पहले ही ले रखा होगा, किसी भी कॉल में लिया हो, तो उस ट्रैक को हम स्किप कर देंगे। वरना हम ये देखेंगे कि हमारा जो करंट सम है प्लस ये जो करंट ट्रैक है, इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो क्या वो लेस देन इक्वल्स टू टेप के लेंथ के होता है। तो मैंने कहा कि इसको मैं अपने आंसर में कंसीडर करूंगा और इसको पुशबैक करा दूंगा। विज ऑफ आई को मैं ट्रू करूंगा और बैक ट्रैक किसके लिए कॉल कर दूंगा, सम प्लस ट्रैक ऑफ आई, और उसका नेक्स्ट एलिमेंट में ही मेरे को अब सर्च करना है कि मैंने अगर यहाँ तक का एलिमेंट ले लिया तो आगे मैं कौन सा एलिमेंट ले सकता हूँ, यही देखूंगा। उसके बाद आगे वाले जब मैं जाता जाऊंगा और मैंने सारे देख लिया, अब कोई भी एक ऐसा ट्रैक नहीं बचा कि मैं उसको टेप के अंदर डाल सकूं, तो मेरे ये फॉर लूप एंड होगा। फिर मैं ये चेक करूंगा कि हाँ मेरा करंट का साइज पॉजिटिव है। अगर मेरा कोई भी ट्रैक प्रेजेंट होगा करंट के अंदर तो वो पॉजिटिव होगा, और मैं चेक करूँगा क्या ये सम मेरे पास पहले दोबारा कभी आया है कि नहीं आया है। अगर ये नया सम होगा तो मैप के अंदर वो सम मैं डालूंगा और उसकी पोजीशन में डाल दूंगा। पोजीशन बेसिकली यही बताएगा कि इस सम के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा जो वेक्टर एरे होगा, ये जो 1 4 है, 8 2 है, 5 10 5 4 है, ये आंसर के अंदर इसकी पोजीशन क्या है आंसर वाले वेक्टर में। तो आंसर वाले वेक्टर में मैं करंट वेक्टर को पुशबैक करूँगा, पोजीशन को मैं इंक्रीमेंट कर दूंगा। फिर उसके बाद मैं दोबारा से वापस जाऊंगा, ये फॉर लूप जब खत्म, ये फंक्शन जब एंड होगा, तो यानी कि जिस फंक्शन के लिए मैंने ये कॉल करा था ये दोबारा से रिटर्न होगा। यहाँ पे मैंने इस ट्रैक ऑफ आई के एलिमेंट को फॉल्स करा, यानी कि अब मैं इसको नहीं ले रहा हूँ, करंट से मैंने इसको रिमूव कर दिया। और फिर मैं फॉर लूप में आगे जाके देखता हूँ कि इसको रिमूव करने के बाद क्या मेरे पास कोई और ऑप्शन है। अगर कोई और ऑप्शन होगा तो उसके साथ कैरी ऑन होगा और मेरा फंक्शन कॉल होगा। अगर नहीं होगा तो ये दोबारा से वापस जाएगा जहाँ से ये आया था। जहाँ से ये आया था उस वाले एलिमेंट को दोबारा से फॉल्स करेंगे, उसको हम आंसर से हटाएंगे, फिर आगे सर्च करेंगे। तो ऐसे करते करते हमने सारे ऑप्शन अपने एक्सप्लोर कर लिया। आई होप अब ये प्रॉब्लम बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इसको हमने कैसे हम किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं, उसको सिलेक्ट करने के बाद हम आगे एक्सप्लोर करते हैं, उससे अपने आंसर को यहाँ पे हमने स्टोर करवाया। स्टोर करवाने के बाद हम दोबारा पीछे जाते हैं, उसको अनसेलेक्ट करते हैं। अनसेलेक्ट वाला पार्ट इंपॉर्टेंट होता है बैक ट्रैकिंग के अंदर। बेसिकली इसको अनसेलेक्ट करने के बाद हम नए ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। तो ऐसे हमने बैक ट्रैकिंग में सारे ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए, और उसके बाद जब हमारे ये बैक ट्रैक का फंक्शन एंड होगा तो हमने क्या करा, एक जी वेरिएबल बनाया, ऑटो जी एम डॉट आर बिगन, यानी कि मैप में सारे सम तुम्हारे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड होंगे, तो आर बिगन से तुम्हारा लास्ट एलिमेंट मिल जाएगा, यानी कि जो सबसे बड़ा सम होगा उसकी पोजीशन क्या होगी, वो
पॉइंटर मेरा जी बन जाएगा, मैप का पॉइंटर कि सबसे बड़ा सम वाला मेरा ये बन गया। मैंने ऑटो आई फॉर लूप लगाया आंसर के जी डॉट सेकेंड, यानी कि उस सम के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेक्टर होगा उसका पोजीशन क्या होगा वो मेरा मैप का सेकेंड एलिमेंट बताएगा, और वो सेकेंड एलिमेंट मेरा पोजीशन बता देगा। तो आंसर का वो वाला पोजीशन के जितने भी वेक्टर होंगे, मतलब आंसर के अंदर उस पोजीशन पे जो मेरा वेक्टर होगा वो मेरा प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट होने के बाद नेक्स्ट लाइन मेरी प्रिंट होगी सम, और उसके बाद मैप का फर्स्ट एलिमेंट यानी कि जो ग्रेटेस्ट सम था वो क्या है वो मैंने प्रिंट करवा लिया। तो मेरा देख रहे हो कि तुम बिल्कुल सही आउटपुट आया है, और इस प्रॉब्लम को तुम सबमिट करोगे तो एक्सेप्टेड आराम से हो जाएगा। एक नई चीज़ मुझे तुम्हें बतानी है कि मेरी गिटहब रैपो में ही मैंने एक नया रिपोजिटरी बनाई है UVA CP3 सॉल्यूशन नाम करके। इसमें मैं UVA की जितने भी प्रॉब्लम अब से सॉल्व करूँगा उन सबके सॉल्यूशन धीरे धीरे डालता जाऊँगा। अगर कोई और भी UVA के प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो वहाँ पे मेरे को पुल रिक्वेस्ट आराम से भेज सकता है, लेकिन सिर्फ एक्सेप्टेड सॉल्यूशन की पुल रिक्वेस्ट भेजना, ताकि कोई और अगर सॉल्यूशन देखना चाहे UVA के तो यहाँ से देखो और वो बिल्कुल सही हो। तो तुम्हें इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मेरे इस रेपोजिटरी से आराम से मिल जाएगा देखने को बाद में। और फ्यूचर में मैं जितनी प्रॉब्लम अब धीरे धीरे सॉल्व करूँगा UVA के, या पास्ट प्रॉब्लम मैंने अगर कहीं पे कर रखे होंगे सॉल्व, तो मैं उसके सारे सॉल्यूशन इस वाले रेपोजिटरी के अंदर डाल दूंगा। तो यहाँ से डायरेक्टली इस UVA के सॉल्यूशन देख सकते हो। अगर तुम चाहते हो कि यार स्पॉज का भी हम सेम करें, तो जैसा कि तुम्हें पता ही है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग मेरी जो रेपोजिटरी है इसके अंदर रिसेंटली किसी एक बच्चे ने स्पॉज लिस्ट नाम करके एक फोल्डर पुल रिक्वेस्ट में डाली थी हैकटूबर फेस्ट के थ्रू। तो मेरे को ये काफ़ी सही लगी। इस फोल्डर के अंदर तुम स्पॉज के सॉल्यूशन भी, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन अपने डाल सकते हो अगर तुम स्पॉज सॉल्व करते हो, और यहाँ से देख सकते हो जो भी इसने सॉल्व कर रखे हैं या कोई प्रॉब्लम तुम सॉल्व करते हो। तो अगर हमने ये जो रिपोजिटरी बनाई है इसको हम सभी मिलकर कंट्रीब्यूट करेंगे तो यार काफ़ी लोगों की सॉल्यूशन देखने में हेल्प होगी और सबके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब से पुल रिक्वेस्ट भी भेजा करेंगे, और जितना सपोर्ट कर सकते हैं कम्युनिटी अच्छी बढ़ाने के लिए वो करें। आई होप सबको बैक ट्रैकिंग का मेन फंडामेंटल समझ आया होगा। एक नेक्स्ट वीडियो के लिए हम एन क्वीन प्रॉब्लम करने वाले हैं। 3 तरह के एन क्वीन प्रॉब्लम हम देखेंगे कि कैसे कंडीशन में हम कैसे एन क्वीन लगाते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।